बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरा सच के साथ आज हम आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं एक बहुत ही दबंग इंसान जिनको जब मैंने टीवी में सुना तो मुझे लगा कि ऐसे बंदे अगर पाकिस्तान में थोड़ी तादाद में भी हो जाएं तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, बशर्त है कि ऐसे दबंग लोगों का साथ दिया जाए और टीम बढ़ाई जाए। ये ना हो कि वो अकेले रह जाएं और लोग जो है ताली बजाएं और अपने रास्ते में। ऐसे लोगों को साथ मिलना और अच्छे लोगों को साथ मिलना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात ज़रूरी है सुनना हमारे लिए और सच मानना, जिसमें हमारा दिल दुखेगा, दिल नहीं बल्कि अना दुखेगी कि ईविल फोर्सेस या बेईमान या जो मेरिट के ख़िलाफ़ हैं, इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, अच्छाई के ख़िलाफ़ हैं, उनमें ज़्यादा यूनिटी पाई जाती है। उनकी एनर्जी है सिर्फ लालच, पैसा, पावर। हमारे पास जो एनर्जी है वो इतनी बटी हुई है कि हम अपने अपने कन्फ्यूजन्स में, अपनी अपनी परेशानियों में थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा प्रयास करें और अच्छे काम के लिए अच्छी आवाज़ों के साथ मिलें। हमारे साथ हैं नदीम अहमद मिर्ज़ा साहब और ये चेयरमैन है स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट पेरेंट, ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी कोई सुनता नहीं। स्टूडेंट जब जाते हैं एडमिशन लेने तो सबसे पहले इनके बाप का ऑक्यूपेशन, घर, पंखा देखा जाता है, पूछा जाता है। कई इनके पास पैसे भी हैं हमारी फीस देने के लिए, और फिर उसके बाद इनको एंटरटेन किया जाता है। और फीस ना दें तो जितना तकरीबन सूद लेके जो बैंक तंग करते हैं उतने नहीं तो कम से कम उतना परेशान टेंशन ज़रूर देते हैं कि अगर कोई इंसान हो तो उसको या तो हार्ट अटैक हो जाए या खुदकुशियाँ हो जाए, और वो हो रही हैं स्टूडेंट्स में। खुदा ना खास्ता स्टूडेंट्स को मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ कि ऐसी चीज़ ना करें, उम्मीद से ज़िंदा रखें। एजुकेशन से बाहर भी बहुत लोग कामयाब हुए हैं, कम मार्क्स में भी कामयाब हुए हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स हैं, वो आजकल बिलियनियर्स हैं। बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। आप अगर अच्छी नीयत रखते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश का वादा है अल्लाह का, और अगर माँ बाप के साथ अच्छे हैं, दुआएं हैं, टीचर्स के साथ अच्छे हैं, कामयाबी का हाल में आपको मिलना है। अब हम बात करेंगे सर से कि सर नदीम साहब, आप इस ओहदे में कैसे आए और आप किस तरह मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए लड़ने के लिए, और आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है जिसमें आप हमें आगे बढ़ाना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकूं आपके तवज्जुह से। देखिए, एक हुक्मरानी कायम थी निजी तालीमी इदारों की, पेरेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स के ऊपर। तो मैंने कहा कि मैं एक उम्मीद पैदा करूं। तो 18 अगस्त 2020 को, ये कोरोना ही दौर था जब मैंने की बुनियाद रखी। उसका नाम भी मैंने टेक्निकल रखा, स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के तलबा और वालिदैन के मसाइल। फिर उसके बाद टीचर्स भी हमारे साथ अपने मसाइल हल कराने लगे। स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन एक ऐसा इदारा है कि जहां रेस्क्यू का जो परसेंटेज है, कंप्लेंट सेटलमेंट का जो परसेंटेज है, वो 100%। हमें कहीं से कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम बने हैं आवाज़ वालिदैन की, तलबा की और टीचर्स की, और हमने ये सबूत दिया है। जब मैं आया इसमें खून आया करके मिर्जा साहब, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। इस गिरेबान पर हाथ डालना माफिया के किसी के लिए मुमकिन नहीं था, और आप ही कर सकते हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी। उसके बाद दूसरे दोस्तों को भी फोन आए जो मुगला भी थे, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, जिसमें दानिश्वर भी थे। इससे पहले कि दानिश्वरों की तंजीम इफ्पाक इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल था, क्योंकि 2014 में मैंने सियासत छोड़ के ये काम शुरू किया। तो अब हमारा जो इशू है, हमारा जो मेजर कॉज है, ये कह लीजिए कि हमारा मिशन ये है कि एजुकेशन जो है, बच्चों की एजुकेशन, वो रियासत की जिम्मेदारी है। इसके लिए पूरी दुनिया से बेतहाशा फंडिंग भी अवेलेबल है। 18वीं तरमीम में इन्होंने एक लॉ पास किया 25 से ये कहता है कि 5 साल से 16 साल तक का बच्चा जो है, उसकी तालीम रियासत की जिम्मेदारी है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 साल से 16 साल तक के बच्चे की जिम्मेदारी रियासत की है, तो फिर ये जितने भी प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं तो गैर आईनी हो गए। आइन में इसका कोई जवाब नहीं है प्राइवेट स्कूल का। अब आप कहेंगे आप ये जो 1,60,00,000 बच्चा मेरा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, मैं इसके ऊपर जाकर पिटीशन क्यों नहीं करता हूँ, उनको बंद क्यों नहीं करवाता हूँ। देखिए अगर मैं उसको बंद करवाऊंगा तो जो 1,60,00,000 बच्चों के वालिदैन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एडमिशन फीस की, कापियों किताबों की, वो सब हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जो ऑल्टरनेट एजुकेशन है उसके बजाय जो बेसिक एजुकेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, 713 अरब रुपए का बजट है, 1000 अरब से ज्यादा जो है इनको फॉरेन फंडिंग और वफाक की ग्रांट मिल जाती है। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इन पैसों के अंदर बहुत सुकून के साथ फ्री एजुकेशन दी जा सकती है। लेकिन अगर वो फ्री एजुकेशन देंगे तो वो जो प्राइवेट सौदागर हैं तालीम के, क्योंकि हम तालीम खरीदते हैं मजबूरी, क्यों खरीदते हैं कि हमें सरकारी तालीम नहीं मिल रही है, या सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब है, या सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो नाअहल है। प्राइमरी के टीचर को प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आती, सेकेंडरी के टीचर को सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं आती, तो हर आदमी अपने बच्चे की तालीम का रिस्क नहीं लेगा, वो जाएगा प्राइवेट स्कूल की तरफ। अब प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानियां करते हैं। लॉ ये कहता है कि जो अप्रूव फीस है वो आप ले सकते हैं, उसके अलावा 1 रुपया, नॉट ए सिंगल पेनी, आप बच्चों से चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन हो रहे चार्ज, एनुअल फीस भी ले रहे हैं, लैब चार्जेस भी ले रहे हैं, एग्जामिनेशन फीस भी ले रहे हैं, लेट फीस भी ले रहे हैं, ये सब इलीगल चार्ज। हमने इसके ऊपर जांच किया और अभी तक जो है हम तकरीबन 52 मुजाहिरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। 4 स्कूल मालकान के ऊपर हमने फैसली कटाई, कई दफा थाने में जाकर बैठे, कई डिफेमेशन के हमें नोटिस मिले, केस कोई नहीं किया किसी। एक FIR भी कटी, 4 दिन 5 दिन जेल, 5 दिन जेल में भी रहे, पुलिस वालों ने मारा भी बहुत बुरी तरीके से। ये सारी मुश्किलात कर चुके हैं, लेकिन किया गया। जो रोजाना बम एक हमारे कराची के तलबा के सर पर मार दिया जाता था, इस 4.5 साल में हमने किसी को बम चलाने नहीं दिया। बम मारा जरूर किया, लेकिन हमने चलाने नहीं दिया। हमने हर मसले पर बोले, हमें नाजायज फीसों के मसले पर भी बोले। जब कोरोना आया, 18 महीने स्कूल बंद रहे, तो हमने नारा लगाया नो स्कूल नो फीस। ये नारा इतना फेमस हुआ कि इंडिया, बांग्लादेश, टर्की, हर जगह नारा है। अच्छा। और टर्की में तो ये हुआ कि उन्होंने फरवरी से स्कूल बंद हुए थे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की, अप्रैल की 3 महीने की फीसें जो है वो वालिदैन को रिफंड कर दी। हमारा सबसे बड़ा माशरे का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हमने एजुकेशन अपनी बीवियों के हाथ में दे दी है, और वो अपने तौर पर डिसाइड करती हैं कि हमने कहाँ बच्चे का एडमिशन कराना है। और डिसाइड कैसे करती हैं, वो सीना गजट कमेंट्स सोशल मीडिया पर आते हैं, भाई फला स्कूल बहुत अच्छा, फला स्कूल बहुत अच्छा, फला स्कूल, और उसके बेसिस पर बच्चे का एडमिशन करा देती हैं, और एडमिशन कराने के बाद बेखबर हो जाती हैं। और ये बड़ी अफसोस की चीज़ है। इससे 3-4 पॉइंट जो निकलते हैं, उसी तरह मैं थोड़ी सी अवेयरनेस देने के बाद सवाल करूँगा कि तरबियत जो कि माँ बाप का था, एक ही इंसान था पाकिस्तान में, हकीम मोहम्मद सईद, जिसको अवेयरनेस थी कि एजुकेशन जिस मुल्क में ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा तरक्की होती है। क्योंकि मैं इससे वाबस्ता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, हकीम सईद के साथ मिला भी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते भी थे, और उनकी फिर कब्र पे मैं हर दफ़ा जाते वक्त पढ़ता था, और मुझे एहसास होता था कि ये कितना बड़ा काम है, इसकी शहीद है और इसकी जन्नत कितनी बड़ी है। लेकिन उसके बाद अफसोस के उनकी लेगेसी किसी ने नहीं संभाली, और ये भी उसी तरह उन ख्वाबों की तरह उम्मीद है कि शहीद अहमद कोई ना कोई जरूर जिंदा करेगा। तो तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर माँ बाप का फ़र्ज़ है तो माँ बाप क्यों नहीं करते, और फिर अगर स्कूलों को ये भी इतना ख्याल नहीं है कि माँ बाप को तरबियत का चांस है, तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले तो सुबह से शाम दोपहर तक बच्चा सर खपाए, डांटे सुने, फिर घर आए, खाना खा के फ़ौरन बहुत अच्छी बात है मौलवी साहब से पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद होमवर्क करने बैठे, होमवर्क भी इतना सारा कि पूरी शाम निकल जाए, फिर एक ट्यूशन है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो उसके तो समझ में आता नहीं, ट्यूशन अलग पढ़ाए, फिर उसके बाद एक टेस्ट है उसके लिए अलग पढ़ना है,
तो बच्चे की तरबियत तो दूर की बात, उसकी अंदर अपने आप को समझना, उसका ज़िंदगी का मकसद समझना, सोशलाइज करना, स्पोर्ट्स खेलना, गेमिंग और स्क्रीन से दूर भाग के कुछ बाहर ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप, इसका तो टाइम ज़ीरो हो जाता है। और ये पीछे वाला जो बोझ है जो आपने 10 किलो का बताया, उससे ज़्यादा बोझ सर पर है बच्चों के, इस वजह से क्योंकि उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है इस चीज़ों के बाद। तो इस तरह, और माँ की आपने बड़ी अच्छी बात की कि माँ क्योंकि ज़्यादातर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि घर में रहती है, उनको बाहर की चीज़ पता नहीं होती, टीवी देख के ना सुन के वो स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। जो मर्द होता है वो जाके इन्वेस्टिगेट करता है, आपस में ग्रुप्स में बैठते हैं, कौन सा अच्छा स्कूल है, कौन सा बुरा स्कूल है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि कहाँ अपने बच्चे को डाल रहे हैं, और फिर मिल के यूनाइट होकर प्रेशर दे सकते हैं कि ये सिस्टम को सही करें। तो मैं बता ये रहा था कि पहले होती थी तालीम तरबियत। अब आपने जब तरबियत की बात की, आपने किमसी साहब का हवाला दिया, तो मैंने ज़िंदगी में जो पहला आर्टिकल लिखा था वो हमदर्द के नौनिहाल में लिखा था, बच्चों का अखबार के नाम से। उनका बड़ा अच्छा विजन था, अल्लाह को रिवायत रहमत की जगह दे। देखें, लॉ ये कहता है हमारा पाकिस्तानी लॉ कि बच्चे का 4 साल की उम्र से पहले एडमिशन नहीं होता, लेकिन ये 1960 का लॉ था। अब जो नया ज़माना है वो ये कह रहा है कि बच्चे का 7 साल की उम्र से पहले स्कूल में एडमिशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि ये 7 साल जो है वो उसके IQ लेवल का फास्टेस्ट ज़माना होता है। उसमें वो उठने बैठने की तरबियत देता है, रंगों की पहचान देता है, पौधों की पहचान देता है, फूलों की पहचान देता है, नंबर्स की पहचान देता है, करता है, अल्फ़ाबेट्स की पहचान करता है, और उठने बैठने के तरीके सीखता है, डेवलप हो रहा होता है। वो ये 7 साल उसकी तरबियत के जो है वो है। अपन के जदीद थ्योरी ये है कि आप माँ के पेट से ही 6 महीने की उम्र से ही उसके माँ के साथ जो डिस्कशंस करेंगे वो बच्चा सुन रहा होगा, उसके जहन में महफूज हो रहा होगा, जहन में महफूज हो रहा होगा। अब हम ये करते हैं कि हमारी खातून उसको जो है वो अपने पेट में जब वो होता है तो उस वक्त उसका जाकर रजिस्ट्रेशन करा देती है स्कूल के अंदर, और कोशिश ही होती है कि 2.25 साल का होता है तो सिफारिशें लगवा कर उसका एडमिशन हो जाए। अब वो लर्निंग फेज जो है बच्चे का वो हवाले हो जाता है स्कूल वालों के। अब स्कूल वालों में जो उसके साथ बिहेवियर होता है, जो बच्चे हैं मुख्तलिफ कैटेगरी के बच्चे आ रहे होते हैं, वो आकर जो उसको सिखा रहे होते हैं वो वही सीख रहा होता है। उससे हमने क्या किया, हमने एक जी जनरेशन जो है वो डेवलप कर ली। वो जी जनरेशन जो है वो ना उसको तमीज़ है बात करने की, ना उसकी लैंग्वेज सही है, ना वो उर्दू सही बोल पाता है, ना वो अंग्रेजी सही बोल पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ बिल्कुल मैस हुआ हुआ है, क्योंकि हम जो है वो कॉलोनियंस हैं, कॉलोनियों के रहने वाले हैं, जो ब्रिटिश की कॉलोनियाँ थी हम उसमें रहने वाले हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम भी उन्हीं कॉलोनीज को और उनको सपोर्ट करता है। तो सर, सिस्टम से मुझे ये बात याद है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा, आपसे पहले ये पूछूंगा कितना पुराना है और रिन्यू क्यों नहीं होता। सिंगापुर में हर 10 साल बाद रिन्यू होता है। हमारा सिस्टम तो लगता है कि जो प्रशिया, जो पुराने ज़माने में जर्मन था, उस ज़माने की जो हिस्ट्री है, यार पुराने जर्मन जंग हार जाते थे तो उन्होंने एनालाइज किया क्यों हार जाते हैं, तो वो पेरेंट्स से बात करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, अपनी मर्जी चलाते थे बच्चे। तो उन्होंने स्कूल सिस्टम शुरू किया जिसमें बच्चों को डंडे के जोर पर ओबीडियंस सिखाई जाए, तो पेरेंट्स की नहीं सुनना, आपस में डिस्कस नहीं करना, यूनिफॉर्म पहनना है, जो हम चाहें उसी तरह रहना है। उस ओबीडियंस की वजह से जंगे तो जीत गए, लेकिन उसने फिर जब देखा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो अमेरिका ने उसको कॉपी किया, PhD सिस्टम शुरू किया, और फिर इस एजुकेशन सिस्टम को जोर ज़बरदस्ती करके बच्चे को पढ़ाना और कंट्रोल रखना अपनी सोच के बदले। वो कहाँ से अगर पिंक कर रहा है वो नहीं, आप डांटेंगे उसको और वही कहेंगे जो आप ग्रीन करो तो ग्रीन करो। और वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है पिंक अच्छी नहीं लग रही तो उसको उसकी और तरबियत होगी ना। तो ये चीज़ प्रशिया से चली आ रही है, वही एजुकेशन सिस्टम दिया हुआ है हम लोगों को, खासतौर से उन्होंने तो काफ़ी इवॉल्व कर लिया। तो हमारा एजुकेशन क्यों सिस्टम इतना पुराना है और अभी तक इवॉल्व नहीं हो पा? देखिए, पहली जंग अज़ीम के बाद से जो ब्रिटिश एम्पायर था वो जनरेट कर रहा था, उसकी जो ज़रूरत थी फौजी जनरेट करने, लड़ने वाले। तो जो IQ का सिस्टम था कि 1 + 2 = 3 + 1
व्हाट इज सवाल या निशान, ये आएगी तो सिंपल। और कि कोई समझदार है, मैं पागल वगैरह तो नहीं है, इस वजह से वो उन्होंने सिस्टम डेवलप किया अपने IQ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, कि इसको ये पढ़ाओ, उसको वो पढ़ाओ, यूनिफॉर्म में उसको स्कूल बुलाओ, यूनिफॉर्म में बुलाकर उसको डिसिप्लिन कराओ, ड्रिल कराओ, PT कराओ जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद उसको सिर्फ वो इतना सारा जो है उसके दिमाग में नॉलेज भर दो कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी शोबे में जाए तो उसको वो सारी चीज़ें मालूम हो या उसकी शुद्ध बुद्ध। अब वो कोई टारगेट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं था। अब जो एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में राइज होना शुरू हुआ, वो बच्चे को खेल खेल में सिखाते हैं, तो वो अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा इजाज़त उनकी पर ईयर रजिस्टर्ड होती हैं, पेटेंट होती हैं। हमारे यहाँ अचानक कोई बच्चा निकल आ जाता है, कोई अरफा करीम बन जाता है, कुछ बन जाता है, कोई आगे निकल जाता है, तो वो अपनी लक से निकल जाता है, बाकी नहीं बन सकता। जीनियस बच्चे बहुत निकलते रहते हैं हमारे यहाँ, जैसे फूल निकला, जैसे फूल निकला। लेकिन वो ऐसा है कि जैसे रेगिस्तान में कहीं दूर दराजे का फूल खुल गया, चल गया। अब स्कूलिंग का ये पता है कि साहब आप एक बिल्डिंग ले किराए की, जिसको आप कहें सेमी कमर्शियल, यानी वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल हो रही हो, पैसे देकर, रिश्वत देकर उसको आपने नाम दे दिया सेमी कमर्शियल। सेमी कमर्शियल आपने एक स्कूल लिया, उसमें एक डायनासोर की तस्वीर पेंट कराई, 4-5 कार्टून कैरेक्टर्स पेंट कराए, कुछ कागज कलम कापियां पेंट करा दी, एक ब्लू कलर की छतरी लगा, और उसके बाद आपने वहां पर एडमिशन शुरू कर दिए। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन बाद में होती रहेगी, और लोगों से माल पकड़ना शुरू कर दिया, पैसे पकड़ना शुरू कर दिया, एडमिशन हो गए, टीचर्स भर्ती कर ली। हमारा हम उस मुल्क में रहते हैं, उस मुनफरिद मुल्क में रहते हैं कि जहाँ सबसे सस्ती लेबर जो है हमारे पास टीचर है। 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की टीचर जो है वो बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रही होती है, पढ़ाने रही होती है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वो जगह है कि मैंने बताया ना कि, तो मैंने आपको पहले बताया कि वो जगह है जहाँ बच्चा वहाँ बेजार होकर बच्चे को भेज देती है, भेजने के बाद वो वापस आता, होमवर्क करता है और सिर्फ वो पेपर देने स्कूल जाता है, बाकी सब कुछ होम स्कूलिंग हो रही है। अच्छा, हमने होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया। अभी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि कोई भी, हमने एक कॉन्सेप्ट दिया तो सिर्फ पेरेंट ने भी गौर करना शुरू किया कि वाकई पढ़ा रहे हैं, यानी जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, वो 60% से ज्यादा कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। जो छोटे स्कूल्स हैं वो 40-50% पढ़ा रहे हैं। टीचर्स भी उनके पास एबिलिटी नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन फीस पूरी ले रहे हैं, फीस के लेने के 12 के बजाय 13 महीने की सालाना फीस भी लेते हैं। इसके अलावा ये लिया वो लिया, 5-5 यूनिफॉर्म स्कूलों में राइज हो गए हैं, PT ड्रेस भी है, ये ड्रेस भी है, फला भी ड्रेस है, फिर उसके बाद यौम दिफा पर भी ड्रेस खरीदना है, और 14 अगस्त पर भी आपने ड्रेस खरीदना है, और आपने 23 मार्च को भी ड्रेस खरीदना है, कश्मीर डे पर भी ड्रेस खरीदना है, वो सारे ड्रेसेस भी बेच रहे हैं। तो ये दुकान है, ये स्कूल्स नहीं है, क्योंकि हमने दी है अवेयरनेस लोगों को, हमने दी है आगाही की मुहिम शुरू की है, लोगों को बताया है कि देखो आप अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हो, आप जो पैसे फेंक रहे हो ये मट्टी में फेंक रहे हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अब आप ये देखिए कि कराची का अलमिया देखिए आप, हम 100 बच्चा जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो 13 साल की एजुकेशन पर ऑन एंड ऑफ हमारा एक बच्चे पर 15 लाख रुपए खर्च हो जाता है। 100 बच्चों के हो गए 15 करोड़ रुपए, उसमें से 20 बच्चा मेरा मैट्रिक में फेल हो जाता है, बाकी बच्चे 80 में से 53 बच्चा मेरा फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है, बाकी मेरे पास 27 बच्चा बचता है, 27 बच्चों में से 10 बच्चों की जो परसेंटेज होती है 60 से नीचे होती है, बाकी 17 बच्चा बचता है। अब वो 17 बच्चा जो है वो डोमिसाइल के और उसके दूसरे मसाइल से करके 7 बच्चा मैं पहुंचा रहा हूँ इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, 15 करोड़ रुपए मैट्रिक तक, और 5 करोड़ यानी 20 करोड़ का खर्च करके मैं 7 बच्चे को पहुंचा रहा हूँ इंजीनियरिंग में और मेडिकल में। अच्छा, इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी जो आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त AI है, AI के बाद आपके पास फिजिशियन का, डॉक्टर का जो किरदार है वो इंतहाई महदूद हो जाएगा। आप AI पर लिखेंगे, अपने सिम्टम्स लिखेंगे, अपने पॉजिटिव लिखेंगे, वो अगले 5 सेकंड में या 10 सेकंड में या 15 सेकंड में आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। रेडियोलॉजी एक फील्ड वो खत्म हो गई हमारे यहाँ। मैंने अपने भतीजे को कहा था रेडियोलॉजी करो, क्योंकि मैं भी उसी मेडिसिन फील्ड में था, तो मैं भी रेडियोलॉजी जमाने में कर रहा था। तो वो मुझे कहते सर आप भाई आपने तो ये मुझे कहा था, अब मैं क्या करूँगा, मैं MBA कर रहा है, क्योंकि रेडियोलॉजी का पूरा का पूरा। तो देखिए, अब AI के बाद पहले ये कहते थे कि मेरा बेटा मेरा बेटी बेरोजगार,
अब ये नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नाकाबिले रोजगार है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज ही नहीं होगी कि वो काबिलियत कर सके। हम जा रहे हैं, अच्छा अब मैंने आपको बताया तालीम में तरबियत में हम एक सिस्टम बनाने के लिए जा रहे हैं और आजकल हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। वो सिस्टम हम लगा रहे हैं कि ऑनलाइन हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हम जो डिटेल्स है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो तालीमी सौदागर हैं या आइडियाज चोरी करके और उसको फिर अपने सिस्टम पर लागू करने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ मनी जनरेशन और क्वालिटी भी नहीं होगी ना क्वालिटी भी नहीं होगी। हम इस वक्त जा रहे हैं एक एजुकेशन सिस्टम लेकर आने के लिए, और जिस दिन हमारा ये एजुकेशन सिस्टम आ गया, आप यकीन कीजिए कि ये जो स्कूलों की भी कैटेगरी है, एक जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो लूट मार स्कूल कहलाते हैं, जिनको वो कहते हैं बिजनेस स्कूल हैं, लेकिन वो लूट मार स्कूल है। 7 साल की उम्र के बाद हम उसको हायर एजुकेशन, जिसे हम हायर एजुकेशन या कहते हैं वो नहीं, हम उसे एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे, हम उसे डिजिटल की तरफ लेके जाएंगे, हम उसे रोबोटिक की तरफ लेके जाएंगे। तो वो कौन पढ़ा रहा है? कोई भी नहीं। अब वो पहले ग्राफिक डिजाइनिंग करने में पहले 2 साल लगते थे, अब आप एआई की मदद से 1 महीने में 2 महीने में ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। अब तो ग्राफिक डिजाइनर भी खत्म हो गया है, ऐसे आर्किटेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो आपने वो चीजें पढ़ानी है जो आगे काम आए। ठीक है, रोबोट ऑपरेशन करेगा, बेसिक चीजें कि रोबोट के ऊपर जो वर्किंग होगी कि वो कैसे ऑपरेशन करेगा, क्या करेगा, वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो हम वो रिसर्च कर रहे हैं कि हमने रिसर्च कर चुके हैं काफी हद तक कि हमें 7 साल के बाद बच्चे को क्या पढ़ाना पड़ेगा, और हमारा जो एम है वो ये है कि हम 12 साल की उम्र में उसे अर्निंग मेंबर बना दें फैमिली का। अच्छा, अब उसमें कहानी क्या है, अब हमारा क्या, हम कर क्या रहे वो सुन लीजिए। हमारा बच्चा स्कूल से आता है, अब उस बच्चे को कुछ माइंड फ्रेश करना है किसी तरीके से, उसने लंच कर लिया। अब हमारी माँ ने देखा कि उसने मोबाइल उठा लिया, फौरी तौर पर जाते हैं बच्चे स्कूल से आने के बाद सबसे पहले किस चीज पर झपटते हैं? मोबाइल पर। मोबाइल उठा लिया, माँ ने देखा, उससे पढ़ा हुआ, उसने वीडियोस देखी हैं, उसने रील्स देखी हैं कि यार वो मोबाइल बच्चे के साथ ये करता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। अच्छा, क्योंकि वो स्कूल से क्रेजी होकर नहीं आया होता तालीम के ऊपर, वो स्कूल से बोर होकर आया होता है, तो वो बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल पकड़ता है, उससे मोबाइल छीन कर स्कूल से टीवी देख। अब वो यूट्यूब पर उसने देख लिया, और जो वेब सीरीज है, इंडियन वेब सीरीज जो चल रही है हमारे यहाँ, अब उसके बाद वो वेब सीरीज देखता है 1 घंटा 2 घंटा। माँ को ये नहीं पता है कि इसको क्या दिखाना है। ये हमारा आलिमिया है। हम क्या कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, हम वेब सीरीज बना रहे हैं। वेब सीरीज में क्या होगा कि हम बताएंगे कि 2 साल से 3 साल की उम्र के बच्चे को ये दिखाइए, 3 साल से 4 साल के बच्चे को ये दिखाइए, 4 से 5 साल के ये दिखाइए, 7 साल, हर एज कैटेगरी में बताएंगे कि वालिदैन को कि भाई ये फला चैनल बच्चे को लगागा तो ये देखेगा, उससे उसकी नॉलेज बढ़ेगी। ये हमारे सिस्टम पे, मैं आपको चंद पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ कि ये ऑपरेट कैसे करेगा ताकि ये चीट ना हो जाए। और ये पहला चैनल है जिसको मैं इसकी डिटेल्स बता रहा हूँ। इससे आज तक हमने इसकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की, ना हम किसी को बता रहे हैं कि सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। और नाज़रीन से मैं करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करिए अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों के साथ मिलकर, ये अकेले ना रह जाए, हम अकेले ना रह जाए, आवाज़ उठाने वाले का साथ दीजिए, क्योंकि हमारी आवाज़ ज़्यादा ताकत रखती है। और पॉलिटिकल फोर्स हो या बाहर की फोर्स हो, पड़ोसी ममालिक की फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, वो डरती है आम आवाम से। देखिए, एक तो मैं बात आपको बता दूं कि ये जो लोग भी नई चीज लेकर आए हैं उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम रजिस्टर्ड हैं विद फॉरेन फंडिंग, हमने आज तक बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। क्यों नहीं खुलवाया? कि उसमें रॉन्ग फंडिंग आ सकती है और हमारे पर बाद में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि लोग हमारे दोस्त पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं और हमारे दुश्मन तालीमी सौदागर हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने मुझे अरेस्ट करा कर और नाहक मुझे पिटवाया भी था, जेल भी होकर आया, लेकिन मैं बारह चीजों से, क्योंकि मेरा मकसद बहुत बड़ा है और तकलीफ बहुत छोटी है जो मुझे दी गई। तो अकेले आप अगर कितना भी आवाम से अपील करते रहे, ये जो साउथ एशिया की जो आवाम है वो सारी की सारी जो है वो ये समझती है कि जो आदमी भी हमारे लिए काम करेगा वो फी सबिलिल्लाह करेगा और खुद करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, और वो कुछ भी नहीं करते हैं। अब जब हम एक मुजाहरा अनाउंस करते हैं, जैसे इंटर बोर्ड का मसला था, 70-80 हज़ार बच्चों का मसला था, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। हमने जब मुजाहरे किए, किसी भी मुजाहरे में 1000 से ऊपर आदमी नहीं आया, जबकि एक बच्चा, उसके वालिदैन मिलाकर 2 लाख 2.5 लाख लोग तो अफेक्टेड हुए ना कम से कम।
पेरेंट्स के वालिदैन भी इफेक्टेड हुए जिन्होंने पैसे खर्च किए और बच्चा फेल हो गया। तो अब इसी तरीके से जो मेडिकल का भी इशू है कि 600 बच्चों को, उन बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में कराची के एडमिशन दे दिया गया जिन्होंने मैट्रिक और इंटर कराची से किया ही नहीं। एंड बीइंग अ डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर या नर्स गलत बनता है तो मरीज का क्या हाल होता है, और ये कत्ल है। आप मरीज की जान क्या सेहत से कैसे। वो सिस्टम हम ऐसा लेकर आएंगे और लेकर आ रहे हैं और उस पर इंटरनेशनल रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे पास जो करिकुलम होगा, जो निसाब होगा, वो ब्रिटिश, जर्मन और कैनेडियन और अमेरिकन निज़ाम हम लेकर आ रहे हैं कि हम बच्चे को वहाँ की यूनिवर्सिटीज के लिए करें। हमारा 3% शेयर है फॉरेन स्कॉलरशिप में, इंडिया का 20-22% शेयर है। क्यों? साउथ एशिया के लिए जो स्कॉलरशिप है इंडिया के पास मैक्सिमम शेयर है, फिर बांग्लादेश के पास है, श्रीलंका के पास है। बहुत आगे चल रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। ये यूनिवर्सिटियों के कितने बच्चे को स्कॉलरशिप मिला बाहर, कितने काबिलियत बच्चे पैदा किए। यूनिवर्सिटी का मकसद ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी, वो इदारा होता है मादर इल्मी लोगों का, वो जो तहकीक कर कर कुछ ना कुछ चीजें लेकर आता है, उसके अंदर PhDs पैदा होते हैं, वो यूनिवर्सिटी कहलाती है। सर 8% ये है, 8% ग्रेजुएट्स जो हैं वो जॉब के काबिल हैं, बाकी जॉब के काबिल स्किल्स नहीं है। सर 8% ग्रेजुएट हैं, और आपको ये भी पता है ये कितने में से हैं? आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मैट्रिक करने वाला बच्चों में से सिर्फ 7% यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाते हैं। अब ये जो आप बता रहे हैं ये 7% का 8% है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। तो ये तो आप टोटल ये कहें कि ये ज़कात भी नहीं है, 2-2.5% भी नहीं है टोटल का। तो 7% का 8% आप लगा लें तो क्या बनेगा? 0.56% बच्चा हमारा जो है वो जॉब के काबिल होता है। जैसे इसकी इतनी सारी वजहें आपने बताई। आप देखें बांग्लादेश जो है 133rd है, इंडिया 131। हम आसपास पड़ोसी मुल्क हैं, एक ही जैसी हिस्ट्री है, अंग्रेज हमारे पास यही मसलत कर गए, लेकिन हम 154th हैं, वो भी इसमें नहीं, एजुकेशन में। एजुकेशन में तो सेकंड लास्ट है। अफगानिस्तान सबसे नीचे एजुकेशन में, जिसने अपनी तालीम हराम कर दी थी एक ज़माने में, अब उसको समझ आ रही है, हम उसके ऊपर हैं बस। तो इन सारी चीज़ों का जो आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, इसमें कौन रोक रहा है? कि मुझे तो अंदाज़ा ये होता है कभी कभी, जैसे मैं कुछ इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रहा है मेरा, तो बाहर की भी फोर्सेस हैं और ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें नहीं चाहती कि हम अंदर आएँ और इसमें तरक्की करें। फॉर एग्जांपल एक बड़ा मशहूर यहाँ मल्टीमीडिया स्कूल्स का खुला है और वहाँ सब चाहते हैं। मैंने उनसे जाके करिकुलम पूछा तो उनका अलग है, इंडिया का करिकुलम बिल्कुल अलग है जो अमेरिकन स्टाइल का। हमारे लिए बिल्कुल लो स्टैंडर्ड नीचे चीज़ रखी हुई है ताकि हम मीडिया जैसी पावरफुल चीज़ में आगे ना निकल सकें। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारे दुश्मन कौन है, जिनसे मुकाबला करें? हमारे दुश्मन डाकू हैं जो 25 खरब रुपए की डकैती कर रहे हैं सालाना एजुकेशन के नाम पे। ये डाकू हैं। जो चीज उन्होंने हमसे पढ़वानी होती है कि जिससे हम पीछे रह जाएं, वो हमारे पास भेज देते हैं। हमारे पास ACCA भेज देते हैं, हमारे पास फला चीज भेज देते हैं, क्योंकि भाई आप ये पढ़ाओ अपने बच्चों को। अच्छा, हम भी जो है वो पागल हैं। 4 क्लास फेलोज ने फैसला किया कि और किसी ने सुन लिया कि भाई ACCA करें, सब ACCA पर लग गए। मुझे आप फिगर बता दीजिए, मैं आपके नाज़रीन से भी कह रहा हूँ कि वो कितने बच्चे हैं पाकिस्तान में कि जिन्होंने 17 पेपर ACCA के पास किए। एक बच्चे का नाम बता दीजिए जिन्होंने पाकिस्तान में रहे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों ने इंग्लैंड जाकर ACCA कंप्लीट किया है, किसी एक बच्चे ने ACCA कंप्लीट नहीं किया पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन हमने पैसे दिए, पॉइंट्स के हिसाब से पेपर देने के पैसे दिए। तो फिर कैरियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चा पढ़ा जा रहा, पढ़े जा रहा, उसकी काउंसलिंग कौन कर रहा? वही गली के बच्चे, ये वो ससुरा औरतें, खवातीन नहीं आपस में बैठ गई, ये कौन सा स्कूल अच्छा? बोलो फला स्कूल बहुत अच्छा है। सब भेड़ चाल लग गई, उसने भी 4 कमेंट चलवा दिए कि मेरा बच्चा जा रहा, बहुत अच्छी एजुकेशन है। वही एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है तो फिर 7% बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग में क्यों जा रहा है? बाकी 93% बच्चा क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब कि कहीं फॉल्ट नीचे है हमारे। हम फॉल्ट तलाश करने के लिए परेशान हैं कि हम इंटर बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में, फला बोर्ड में, फला जगह यूनिवर्सिटी में फॉल्ट तैयार करें, तलाश करें। नहीं होगा। फॉल्ट हमारी बेसिक एजुकेशन में है कि हम बेसिक एजुकेशन को दुरुस्त करते हैं। अभी जो इंटर बोर्ड का मसला हुआ उसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनी, 4 कमेटियां बनी।
हमने उसमें 4-7 चीजें डायग्नोज की कि क्या क्या वजह है, क्या बच्चा है कि हमारा जो है बच्चा जाकर जो है 73 बच्चा मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है 100 में से। उसमें जो सबसे बड़ी वजह हमें समझ में आई कि जो मैट्रिक तक नाकिस तालीम मिली। उसके बाद फिर आपने जो गैस पेपर का सिस्टम दिया है, गैस पेपर या ट्यूशन सेंटर जो है वो काबिलियत तो पैदा नहीं कर रहे ना, वो तो लिमिटेड कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो नाकिस तालीमी सिस्टम जो है वो ट्यूशन सेंटर्स का, नाकिस तालीमी सिस्टम स्कूल्स का, नाकिस तालीम सिस्टम कॉलेज का, जो सिलेबस है उसकी बुक्स नहीं मिलती हैं, टेक्स्ट बुक्स भी मिलती हैं, वो सिस्टम है। फिर उसमें एक और बात भी है कि जो पेपर्स हैं वो वही सिंध में कोई और पेपर बनाया जाता है, इतना आसान होता है, और कराची के बच्चों के लिए मुश्किल तरीन पेपर बनाया जाता है। पांचवी वजह से ये बात भी। छठी ये है कि असेसमेंट गलत होती है, हार्ड असेसमेंट होती है, गलत नहीं हार्ड असेसमेंट होती है। सख्ती से ज्यादा 8 में से 10 में से 8 नंबर देने जरूरत पड़ते हैं, वहाँ 6 नंबर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और अगर कोई और वजह भी हो सकती है तो वो ये वजह हो सकती है कि हम कराची के बच्चों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। तो अभी हमने एक तहरीक शुरू की है, उसका नाम है कराची को पढ़ने दो। कराची को पढ़ने दो, और हमने इंडिकेट किया है कि फला फला जगह 22 हमने पॉइंट्स हैं, वो भी हमने पब्लिक नहीं किया है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में करेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं कराची एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए। पहले फेज में सरकारी तालीम, सरकारी लोग, सरकारी इदारे जो उसमें इन्वॉल्व हैं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, डायरेक्टेड कॉलेजेस है, डायरेक्टेड स्कूल्स है, आपका बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, सरकारी यूनिवर्सिटियों के, इन सबको, इन 35-36 आदमियों को एक जगह जमा कर हम पूछ रहे हैं, और हम जो चीज देने जा रहे हैं उसका हमने नाम रखा है मिसाक़े कराची, मिसाक़े तालीम। सबसे एक और बड़ा इल्म यह है कि हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, टीचर ट्रेनिंग का कोई निज़ाम नहीं है। जो घर से बेदार होता है वो कहता है मैं टीचर बन जाऊँ, जो कुछ कर नहीं पाता वो टीचर। हाँ। तो अब ये मुझे बताइए कि जिस मुल्क में टीचर्स ही नाअहल होंगे तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे उन टीचर से उनका क्या सूरत हाल होगी? टीचिंग अच्छी खासी साइंस है, इसमें साइकोलॉजी आती है कि कैसे बच्चे को पहले। भाई एक छोटी सी साइंस आपको मैं बता दूं, आजकल खवातीन फुल मेकअप कर और लिबास इस किस्म का पहन कर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अक्सर प्राइवेट स्कूलों में देखें तो वहाँ पर जो है वो कई प्राइवेट स्कूलों में तो पाबंदी लगा दी कि टीचर इसको हाथ पहन कर नहीं आई, तो वो वहाँ पर जो है वो पढ़ा रही होती है। अब बच्चे की नज़र जो है वो टीचर पर भी होती है, और बल्कि ब्लैक बोर्ड से ज्यादा टीचर पर होती है। अब मैट्रिक का बच्चा है, 9th का बच्चा है, जवान होना शुरू हो गया है, आप इसको पूरी दुनिया का लॉ कि जब भी कोई लेक्चर देने के लिए जाएगा तो वो गाउन पहनेगा, ढीला ढाला। टीचर्स का लिबास है, जैसे जजेस का है, वकीलों का है, तो ऐसे टीचर्स का है। हमारे यहाँ बगैर गाउन के, बगैर दुपट्टे के खवातीन जो है वो टीचिंग कर रही है बच्चों को, तो तालीम देने की कोशिश कर रही है और तरबियत उनकी खराब हो रही है। तो ये सिस्टम, बेसिक सिस्टम जो है ना, उसको दुरुस्त करना कोई सीरियस नहीं है। रूल्स बने हुए हैं, अच्छे डेवलपमेंट से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। रूल्स है, लेकिन रूल्स को इम्प्लीमेंट जो हमारा डायरेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सिंध का, वो जो है रेगुलेटर कहलाता है। वो रेगुलेटर नहीं है, वो फैसिलिटेटर है कि हाउ टू मेक द लूट सिस्टम। लूट सिस्टम कैसे बनाए, उस लूट सिस्टम में जो है वो आप देखिए 5% फीस इंक्रीज करने का सिंध में कानून है। लगातार 20, 25, 30% पिछले 3 साल में, 4 साल में 100% फीस इंक्रीज हो गई, कोई उनको पूछने वाला नहीं। मैं फिर से कहूँगा कि जो यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कि अल्लाह ने इनको बहुत दिया है, वो एजुकेशन को समझे, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन को समझना तो दूर की बात नीचे कर रही है, और जितनी भी हमारे यहाँ आती है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे अगर दिल मिले हुए हैं तो उनको मिला दें, क्योंकि जिन लोगों के इविल दिमाग मिले हुए हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। हम लोग एक दूसरे के कंफ्यूजन में और डिमोरलाइजेशन में अपनी परेशानी में। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, मैं इससे एग्री, हम कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सारी चीजों को सिर्फ एक नुक्ते नजर से देखते हैं। कौम गई कहीं, मैं कोई जुमला ऐसा सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हमारा जो मोटिव है, खासतौर पर 1988 के बाद, कि हाउ टू मेक मनी, हम हर चीज पर माशी पहलू तलाश करते हैं। खिदमत का पहलू हमारे पास से माइनस हो चुका है, और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता 88 से लेकर अभी तक
इन 37 सालों के अंदर टेक ओवर कर लिया है इस माइंडसेट ने कि कौन सा काम करूंगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए। सर जिनके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है वो तो काम नहीं करने का काबिल है, सोचने के काबिल है। हमने उनको काम करने के काबिल ही नहीं रखा ना। हमने जैसे मैं बताऊं, मेरी एक बेटी ने जो है वो एशिया की पहली बेटी है, पहली बच्ची है कि जो नासा से पीएचडी कर रही है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरी एक बेटी ने जो है वो मोरेना गारमेंट्स में काम करती है। मेरा एक बेटा जो है दुबई में बिजनेस करता है। मेरी एक बेटी फिजियोथेरेपिस्ट है अबू धाबी। तो मैंने उनकी 6 साल की छठी क्लास से उनकी मैंने काउंसलिंग की, उनको बताया। जैसे जब वो 9th में थी, बरीरा नदीम मिर्जा नाम है उसका, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यंग साइंटिस्ट है नासा की, 2 पीएचडी वो नासा से कर रही है और 1 पीएचडी के लिए उसको बुक किया है 3 साल के लिए कैम्ब्रिज ने। पहले 5 साल नासा के साथ करेगी, फिर 3 साल उसके साथ। माशाल्लाह। ये भी बताइएगा कैसी तरबियत कैसी की आप? हुआ ये कि 9वीं क्लास में जब वो थी तो उससे मुझे आकर पूछा कि पापा मैंने क्या बनना है। तो मैंने उसको छठी क्लास से डिबेट, मैं खुद डिबेटर था, तो उसको डिबेट करने के ऊपर लगाया हुआ था और डिबेट भी इंग्लिश डिबेट करती थी और एक एवरेज स्कूल में पढ़ती थी, कस्टम पब्लिक स्कूल में। कुछ बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा बुरा स्कूल भी नहीं था, एवरेज स्कूल। उसने कहा कि पापा मुझे क्या करना चाहिए, मैं 9th में आया तो मुझे क्या सब्जेक्ट करनी चाहिए। तो उसको दिन एक रोजनामा जंग के फ्रंट पेज पे मैगजीन के अंदर एक वो छपा था आर्टिकल कि आने वाली जंगें जो हैं होंगी पानी पे। तो मैंने कहा तुम हाइड्रोलॉजी की तरफ जाओ। उसने वो दिमाग में अपने बना लिया। उसने फिर एनईडी से बीई किया 2018 में। उसके बाद जब उसको स्कॉलरशिप मिला, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी गई, तो वहां पर भी उसने जो है वो हाइड्रोलॉजी चूज किया और करने के बाद एमएस किया हाइड्रोलॉजी में। और हाइड्रोलॉजी में वैसे तो पानी की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी माहिर जो है माशाल्लाह वो मेरी साहबजादी है। आपने बच्चों को साथ ऐसे लोगों की कदर करने की तौफीक दें। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं ईमानदार इस वजह से हूं कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा ईमानदार, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा, मेरा पोता और मेरा पड़पोता के पास भी मेरी बेईमानी का कोई सबूत नहीं। मुझे बहुत खरीदने की कोशिश की गई, मुझे मारकर सिस्टम में। मैंने एक टीवी चैनल में बैठ कर कहा कि मैं पाकिस्तान का वो अनोखा आदमी हूँ, इसको लोग कूट कूट कर अरबपति बनाना चाहते हैं और मैं नहीं बनना चाहता। क्यों कि ये सारी कौम एक ऐसे आदमी की तलाश में है कि जो ईमानदार हो। अब जैसे आपने कहा कि वो ईमानदार आदमी होता भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ईमानदार होता ही नहीं। ये नस्ल जो है ये नायाब नस्ल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ईमानदारी का हैजा होता है। ठीक है, हम शायद उन चंद लोगों से। ईमानदार वो है जब कोई ना भी देख रहा हो तब भी ईमानदारी कर रहा हो। ईमानदारी का हैजा होने का मकसद यही है कि आपको चांसेस हो। ये पूरा पाकिस्तान जानता है, ये स्कूल मालकान भी जानते हैं, सब जानते हैं कि नदीम मिर्जा को झुकाना और खरीदना नामुमकिन है। इस तरीके से अगर आप घरों पर बैठे रहेंगे तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए पहले भी 75 साल से 70 साल से कोई बोलने वाला नहीं था और आइंदा 70 साल भी कोई आपके लिए बोलेगा नहीं। आप लोग अल्लाह के लिए और अपने लिए उठें और आवाज बुलंद करें। छोटे छोटे सवाल जो मैं चाहूँगा कि लोगों को पता होना चाहिए सर, कि एक तो ये मैंने बताया था ये वर्क वगैरह जो बच्चे को इतना दिया जाता है, ट्यूशन का जो सिस्टम है जिसमें बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता अपने आप के अंदर झांकने के लिए और सोचने के लिए। जैसे आपकी बेटी ने माशाल्लाह सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या कर सकता हूँ। सोशलाइजिंग एक बहुत बड़ी स्किल्स है, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी हेल्दी स्किल्स है। और फिर ये मोबाइल पे लगे रहते हैं, आपने बिल्कुल सही कर देंगे। जो मोबाइल पे लगते हैं उनको गेम वेम खेल के जीत का एहसास होता है, वो झूठी जीत होती है और उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। इनको मिलेनियल्स कहा जाता है। दुनिया में एक किताब आई वो पढ़िएगा। मिलेनियल्स वो हैं कि जो कि सब डिग्री विग्री लेके समझते हैं कि हम अब जॉब के काबिल हो गए हैं, जो कि उनसे वादा किया जाता है फीस पढ़ाई के बाद, डिग्री के बाद उनको कोई जॉब नहीं मिलती। जैसे हमने बताया 8% से इस काबिल है पाकिस्तान में कि जॉब पा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वादे के बाद। तो इस मामले में क्या किया जाए कि बच्चे को होमवर्क कम दिया जाए, जिम्मेदारी होमवर्क की वहाँ पर स्कूल में, ट्यूशन व्यूशन की कोई ऐसी चीज़ ना हो। बहुत बुरा पढ़ाया जाता है, फिर वही टीचर्स घर में आके ट्यूशन के पैसे बटोरते हैं और घर में उसको अपने लिए टाइम दिया जाए। देखिए मिलेनियल की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि अब आने वाले वक्त में मैक्सिमम तादाद मिलेनियल
ऐसी होगी वो कि जिनको मैंने जैसे बताया कि आपका बेटा या बेटी नौकरी के काबिल ही नहीं है, ना काबिल नौकरी है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि बच्चे की खुद तरबियत कीजिए। 7 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल ना भेजिए, उसकी खुद तरबियत कीजिए। तरबियत करने के बाद उसके होम स्कूलिंग कीजिए। जब आपने ट्यूशन ही पढ़ानी, जब आपने होमवर्क घर पर ही कराना है, तो आप 4 स्कूल घर बराबर के और 4 घर सामने के लेकर 8 घर के लोग हैं, तो एक टीचर भी हायर कर लें और बच्चों को एक घर में रोजाना क्लास करें, तो एक घर में ज्यादा 2 क्लासें होंगी, महीने की 3 क्लासें होंगी। और उसमें जैसे मेरे घर में अगर बच्चे आ रहे हैं मोहल्ले के पढ़ने के लिए 8 घरों के, तो मैं उनके लिए, मेरी वाइफ खाना भी तैयार करेगी, सब कुछ करेगी, फुल डे वो मेरे साथ स्पेंड करेंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी और साथ में पढ़ेंगे भी। तो होम स्कूलिंग जो है इट्स द बेस्ट आइडिया। और उसके बाद आप होम स्कूलिंग के बाद आपको अगर उनको कुछ पढ़ाना है तो 2 घंटे की उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। हमारा हाइब्रिड सिस्टम भी इसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, जो हम हाइब्रिड सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि आप होम स्कूलिंग की तरफ जाइए। ये जो आप भेज रहे हैं, और कराची में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, बड़े शहरों में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, हाउ कैन यू टेक रिस्क कि आप बच्चे को भेज दें, वो 1-1 घंटा ट्रैफिक में उसकी वैन खड़ी रहे। और वैने भी ऐसे कि बॉम्ब शेल के ऊपर बच्चों को बिठाया हुआ है, सीएनजी एलपीजी के ऊपर, टैंकों के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। तो आपका जिगर का गोशा, दुनिया में देखें 42 गम है और 42 खुशियां हैं। सबसे बड़ी खुशी औलाद की और सबसे बड़ा गम औलाद का है। तो आप उस गम को है, और हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि बोला भाई मुसीबत मोल लेना मतलब फ्रिज लेना। हम वो लोग हैं कि जो जहालत मोल ले रहे हैं और पैसे देकर ले रहे हैं, और पैसे भी जबरदस्ती देकर दे रहे हैं, अपनी बेइज्जती भी करा रहे हैं। कोई पेरेंट मुझे गुस्सा दिखाया स्कूल के अंदर, स्कूल कहता अलाउ नहीं है, सारा ने बुलाया तो आया, वरना नहीं। आप जाकर क्लासरूम में ये नहीं देख सकते हैं कि टीचर मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रही है, इतनी सख्ती है। और हर चीज पर फिर बात ये कि बच्चे को, उस बच्चे को, अभी एक स्कूल है गुलिस्तान जौहर में, उन्होंने क्या किया कि ये ऐलान कर दिया कि जो बच्चा फीस देर से देगा वो जमीन पे बैठ कर पढ़ेगा। मैंने उन टीचर को, प्रिंसिपल को फोन किया, मैंने कहा जमीन पे बैठ कर बच्चों को क्यों पढ़ा रही है? बोला जी मेरा असूल है, मैं हाफ रहा हूँ, मेरा एक लॉ ये है कि जो बच्चा देगा गर्मी नीचे देगा 2 साल रहने की बात। तो मैंने कहा सदी तपती धूप के बच्चियों को, 3 बच्चियों को उसने जमीन पे बिठाया होता है, साफ ही बच्चियां हैं। तो मैंने कहा कहती मेरा असूल है, मैं जो है। तो मैंने कहा उसको सोचें कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चला गया। तो मेरा बाप 3 दिन फीस लेट दे रहा है, इस वजह से मैं जमीन पे बैठ कर पढ़ रही हूँ। वो जब घर जाएगी जो वो कितना रोएगी, वो कितना रोई होगी स्कूल के अंदर, और घर जाकर अपनी माँ को ये कहेगी कि आज मैं जमीन पे बैठ कर सारा दिन पढ़ती रही क्योंकि मेरे पापा ने फीस जमा नहीं कराई थी। उसके पापा की क्या मजबूरी है, वो पता मीडिया में 6-6 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, तो बेचारा कहाँ था, उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा। और हमारे यहाँ इस किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ जब उसकी कंप्लेंट की कोई कार्रवाई नहीं। तो ये दर्द समझते हैं, आपका हमदर्द बेग था, वो भी दर्द समझते थे एक जमाने में। तो ऐसे लोगों को आप लोग प्लीज रुजू करें, इनसे मामले इसको करेंगे। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि प्रॉब्लम है, दर्द है, और ये समझते भी दर्द। सर मैं थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ आऊँगा। आपने एक जो इनिशिएशन दिया है, अल्लाह उस पर कामयाब करे। बहुत मुश्किल चीज़ है कि 7 साल तक बच्चे को नहीं पढ़ने देना, फिर ये करना वो करना, क्योंकि हम बेड़ चाल में लगे हुए हैं। हम समझते हैं स्कूल में ही से कामयाब, ग्रेजुएशन है, ये भूल जाए। ग्रेजुएशन सब खत्म होने वाली है, AI आ गया है, पूरे कोर्स डेवलप हो जाएंगे। AI तो क्या कुछ कर लेगा 1 साल में। सिर्फ चैट से लेके उसमें फोटोग्राफिक प्रॉम्प्ट्स और वीडियो प्रॉम्प्ट देंगे, फिल्में भी वही बनेगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को स्टेम, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस वगैरह, इसमें बच्चों को लाएं। और इसमें एजुकेशन में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बजट लगाया है पूरा प्रोजेक्ट AI का। और क्वांटम कंप्यूटर जो कि हमारे 0-1 वाले कंप्यूटर से मिलियन बिलियन टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। आप सोच सकते हैं जब इतना एडवांसमेंट हो जाएगा तो कहाँ हम लोग रहेंगे। उस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिस्टिक स्किल्स काम आएंगी, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिव काम आएगा, डिजिटल काम आएगा। आपको डिजिटल चीजें, कंप्यूटर में कोई जा ही नहीं रहा। इंडिया इतना आगे चला गया, बांग्लादेश जिसको हमने अलग कर दिया, रेवेन्यू कमा रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। तो और हम क्या कर रहे हैं, हम पठान के ऑर्डर के ऊपर शाम को चाय पी रहे हैं बैठकर, और प्लानिंग कर रहे हैं कि रातों रात करोड़पति कैसे बना जाए। और यही हमारे वालिदैन का हाल है, और यही हमारे बच्चों का हाल है कि हम एजुकेशन से हमें
डेलिबरेटली जानबूझ कर दूर किया जा रहा है। जी, अब मुझे चाहिए हल, और इसका हल इन्होंने निकाल दिया है, और इसका हल का जो असल इंग्रेडिएंट है वो आम आवाम है। जब तक वो अपने आप की जिम्मेदारी नहीं लेगी और यही सोचते रहेगी कि जॉब मिल जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो अपनी जमा पूंजी जो अपने खून पसीने की बच्चे की एजुकेशन में लगाई है वो भी ज़ाया होगी, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी गिरेगा और उसके फ्यूचर में और उसके देखिए, एक और बात मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि 40,000 सीटें सिंध स्टेट है के पास, सिंध टेक्निकल वोकेशनल वालों के पास, और 40,000 सीटें जो टेक्निकल एजुकेशन की है उसमें से 25,000 सीटें खाली, वो फ्री पढ़ा रहे हैं। हम लोग वहां जाए, हमारा आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है अपने बच्चे को, भाई खुदा का वास्ता, ये टेक्निकल एजुकेशन इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, खाली पढ़े, जाओ जाकर बच्चे को एडमिशन कराओ, लैंग्वेजेस सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, उसको जर्मन सिखाओ, उसको जैपनीज सिखाओ, जाओ कुछ तो आप जाकर लगे नहीं मेरा बच्चा किसी तरीके से डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा किसी तरीके से इंजीनियर बन जाए। डॉक्टर इंजीनियर्स पूछो तो सही कितने ज्यादा बेरोजगार फिर रहे। तो आपको उस माइंडसेट से निकल, लेकिन स्टूडेंट फेडरेशन ने काम ये किया कि इस पूरे सिस्टम को बरहना कर दिया है। ये बता दिया है 4.5 साल पहले, हमारे आने से पहले लोग ये समझते थे कि भाई ये बच्चा हमारा स्कूल में चला गया, अब आइंस्टाइन बनकर ही निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकलेगा। अब मैं वालिदैन से कह रहा हूँ कि अब ये एडमिशनों का सीजन है, सबने बोर्ड लगाए हुए फ्री एडमिशन फ्री एडमिशन फ्री एडमिशन। भाई स्कूल का गेटअप नहीं देखिएगा, टीचर्स के इंटरव्यू जरूर कर लीजिएगा वहां पर, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो टीचर जो आपके एडमिशन के वक्त आपको दिखाई गई है वही टीचर पूरा साल आपके बच्चे को पढ़ाएं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात में, जो एडमिशन के वक्त, एडमिशन का सीजन शुरू हो गया, बैकग्राउंड स्कूल जो है वो एग्जामिनेशन ले चुके हैं, अब पूरा रमजान जो है वो एडमिशन करेंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक MOU स्कूल वालों के साथ दोनों साइन करें, और MOU साइन किए बगैर अपने बच्चे को, वरना जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो लेंगे और ये क्या कर लेंगे कि हमारे लॉ है, और आपने जो एडमिशन के पेपर साइन कर रहे हैं उसको पढ़कर साइन करें। उसमें कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे जो एडमिशन फॉर्म्स हैं उन सब में ये जो लिखा है जिस पर वालिदैन से दस्तखत कराए जाते हैं उसमें सारे अपने राइट्स वालिदैन सरेंडर कर रहे होते हैं, और ये 100% है। 100% स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ये कि आप अपने सारे राइट्स सरेंडर कर रहे होते हैं। सब मिलकर वालिदैन क्या कर लेंगे, नहीं भाई हम वहां पर करेंगे कि जहाँ स्टैंडर्ड राइट्स हमारे पास हों, हमारे पास भी राइट्स हों, स्कूल वालों के पास भी राइट्स हों। थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा दिया। हम आखिर में एक स्लाइड चलाएंगे जिसमें पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन की परसेंटेज वगैरह वो देंगे, कुछ सर के लिंक्स देंगे, कुछ और चीज़ों के लिंक्स देंगे, जिससे आप अपने बच्चे के लिए अच्छी तालीम और अच्छे फैसले की जमानत हासिल कर सकें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया जी, आपने लोगों को मालूमात हासिल करने का, आगे ही हासिल करने का एक मौका फराहम किया। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको प्रोग्राम, और आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अदनान अकरम और नदीम साहब को इजाज़त दीजिए। नदीम मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कभी और मुलाकात होगी।